मन मेरा। तुम बिन साजन प्यासा है मन, प्यासा सांझ सवेरा। भोर हुई तो उगता सूरज, सांझ ढले तो चंदा। तारे गिन गिन रैन बिताई, चहूं दिशा हरियाली छाई। भोर का एक तारा देखा, ऊपर नील गगन में। इनमें तुमको खोज न पाई, तुम हो छिपे मेरे मन में। दर्पण देख रही कुछ ऐसे, एक एक याद गुजरती। अपनी छवि तक देख न पाई, तुमको भी ना भूली। कागज के फूल गढ़े कई मैंने, तुम बिन खुशबू कैसे आती। तुम बिन आंसू से सींचा है, पर वह मुस्कान कहाँ से लाती। तुम बिन मन मेरा बुझ जाता, जैसे भोर का तारा। तुम थे तो उजियारा ऐसा, जैसे चंदा सूरज उग आता। सूना आंगन सूनी राहें, सूना है मन मेरा। तुम बिन साजन प्यासा है मन, प्यासा सांझ सवेरा। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। अधिकार ये जब से साजन का, हर धड़कन पर माना मैंने। अधिकार ये जब से साजन का, हर धड़कन पर माना मैंने। मैं जब से उनके साथ बंधी, ये भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ। और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं हम उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार, जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आला मारा से लेकर रेडी तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो बड़ी शिद्दत से चुनकर लाए हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, या फिर आप सुनना चाहते हैं हमारे फर्स्ट सेशन के मेहमानों को, या फिर आप सुनना चाहते हैं झलकियाँ, आप मुझे बता सकते हैं
SMS करके 8010781078 पर या फिर 9811514098। आई रिपीट 9811514098 पर, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं mishramadhuri@rocketmail.com पर। साथ ही आप मुझे बता सकते हैं कैसा लग रहा है आपको रेडियो मानवरचना और सृजन। और दोस्तों, मेरा सलाम फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी लिसनर दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanarachna.org पर भी। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सृजन नहीं बल्कि सृजन स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान। नाम बताऊं उनका? आप गैस कीजिए। बहुत बड़ा नाम है उनका। इनकी कहानियाँ हम बचपन से अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ कर बड़े हुए हैं। बहुत बड़े लेखक की आप जीवन संगिनी हैं। आपकी लिखी कहानी पर रजनीगंधा फिल्म भी बनी है। आप पहचान गए होंगे दोस्तों, राजेंद्र यादव जी की न सिर्फ आप जीवन संगिनी हैं बल्कि आप खुद भी साहित्याकाश में सितारे सा जगमगा रही हैं। दोस्तों, जब राजेंद्र यादव जी से फर्स्ट सेशन में मैंने आपको मिलवाया था, मैंने उनकी बॉलीवुड से तुलना करते हुए कहा था कि आप साहित्य में राज कपूर या दिलीप कुमार की हैसियत रखते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमारी आज की मेहमान मन्नू भंडारी जी की हम बॉलीवुड से तुलना करें तो आप साहित्य में नरगिस या मधुबाला की हैसियत रखते हैं। आपने ढेरों सम्मान लिए हैं, आपने ढेर किताबें लिखी हैं जिनमें रजनीगंधा और समय की धारा फिल्में आपकी लिखी कहानी पर आधारित है और रजनीगंधा को अवार्ड भी मिला है। यादव जी के साथ मिलकर एक किताब आपने लिखी है जो अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है और वो कहानी है 1 इंच मुस्कान। और भी बहुत कुछ आपके नाम है, आप जानेंगे आज उनसे मिलकर। तो आइए रूबरू होते हैं आज की अपनी बेहद ही खास मेहमान मन्नू भंडारी से। मन्नू जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत स्वागत। धन्यवाद। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में बैठ के, आप लोगों से बात करके। मन्नू जी मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैं आपके रूबरू बैठी हुई हूँ। और सबसे पहले मेरे दिल में, या हमारे दोस्त भी सबसे पहले हमारे सेलिब्रिटी से यही जानना चाहते हैं कि वो कौन सा क्षण था, वो कौन सी प्रेरणा थी, वो कौन सा समय था जब आपने लिखना शुरू किया, आपकी रचना धर्मिता की शुरुआत हुई। कृपया हमारे दोस्तों को बताएं। देखिए, आज से करीब 50 साल पहले, शायद 50 साल तो हो गए होंगे, जब मैंने पहली कहानी लिखी थी। अचानक ही, न कोई प्रेरणा न कोई प्रोत्साहन, क्योंकि मैं जिस वातावरण में रहती थी वहाँ पर पढ़ने का माहौल तो बहुत था। पढ़ते थे रचनाएं, पढ़ी हुई चीजों पर बहस करते थे, लेकिन लिखने का माहौल कोई नहीं था। तो कैसे मैंने लिखी मैं नहीं जानती। हाँ, मुझे बचपन से रचनाएं पढ़ने का बहुत शौक था। एकाएक शायद लगा कि एक बार मैं भी लिख के देखूं, लिख पाऊंगी या नहीं। और तब मैंने सबसे छिपाकर, बड़ा संकोच होता था किसी को बताऊंगी मैं लिख रही हूँ, एक कहानी लिखी थी, मैं हार गई। मेरी पहली कहानी थी और जिसको मैंने बिना किसी को बताए चुपचाप, इलाहाबाद से उस समय एक पत्रिका निकलती थी कहानी नाम से, बहुत प्रसिद्ध कहानियों की पत्रिका थी। बिना सोचे कि इतनी प्रसिद्ध पत्रिका में मेरी पहली कहानी कैसे छपेगी, भेज दिया मैंने। कोई जवाब नहीं। मैं तो सोचती थी गई हफ्ते भर में मेरे पास जवाब आएगा, कुछ नहीं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता। मैंने सोचा अच्छा हुआ मैंने किसी को बताया नहीं, कूड़े की टोकरी में शायद डाल दिया होगा उस कहानी को। लेकिन 1-1.5 महीने बाद वहाँ असल में संपादक बदल गए थे। पहले शामू सन्यासी, जिनके नाम मैंने भेजी थी रचना, उसके बाद वहाँ भैरव प्रसाद गुप्त आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन में बहुत रचना इकट्ठी हो गई, पढ़ते पढ़ते उनको शायद इतना समय लग गया। पर मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मेरी पहली कहानी के जवाब में केवल स्वीकृति ही नहीं, बड़ी प्रशंसात्मक स्वीकृति भेजी थी मेरे पास। तो मैं हैरान, अच्छा इतनी प्रशंसा की थी, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती थी। मेरी पहली कहानी की थोड़ी प्रयोगात्मक कहानी थी, एक नई तरह का प्रयोग किया था। पर मैं तो हैरान, और मुझे तब मैंने सबको बताया कि अरे मैंने कहानी लिखी और देखो ये स्वीकृत हो गई है। मन्नू भंडारी जी, आपकी क्या उम्र है? कुछ ध्यान है आपको? उम्र क्या थी? नहीं, मैं बहुत कम उम्र की नहीं थी उस समय, मैं MA कर चुकी थी। पढ़ा रही थी, मैं शायद 23-24 साल की थी।
हाँ 24-25 साल की रही होंगी जब मैंने वो कहानी भेजी। फिर मैंने एक कहानी और भेजी, उन्होंने उसे भी झट से छाप दिया, बिना विलम्ब के खट से छाप दिया। शमशान नाम से एक कहानी और भेजी और उसकी भी प्रशंसा की, उन्होंने अच्छी लिखी है। पहली कहानी के लिए तो उन्होंने लिखा कि अगर ये आपकी पहली कहानी है तो मैं क्या कहूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि पहली कहानी कोई इतनी परिपक्व कहानी लिख सकता है। अच्छा, फिर उन्होंने दूसरी कहानी भी छाप दी, फोटो तब तक नहीं था और नाम मेरा लिंग बोधक नहीं है, मन्नू भंडारी। मन्नू पुरुष भी हो सकता है, महिला भी। तो उन्होंने कई पत्र मेरे पास मेरी पहली कहानी की प्रतिक्रिया में पाठकों के आए, तो कुछ पत्र प्रिय भाई करके आए। खूब हम लोग हंसते कि देखो चलो। तीसरी उसमें उन्होंने फिर फोटो छापी थी, तब ये भ्रम दूर हुआ कि नहीं मैं महिला हूँ। तो एक तो मुझे ये संतोष की महिला होने के नाते प्रशंसा पाठकों की नहीं मिली। उस जमाने में ये भी प्रचलन था कि महिला की कहानियों को बड़ी प्रशंसा दी जाती थी, उनको उछाला जाता था। आज से पता, अब वो बात नहीं है। तो ये मुझे मेरी कहानी की प्रशंसा मिल रही है। और तीसरी कहानी फिर मेरी एक अभिनेता नाम से आई, वो थोड़ी 19 थी। तो भैरव जी का तुरंत मेरे पास फोन आया कि देखिए ग्राफ लेखन का वही बना रहे तो ठीक है, शेष तो है कि ऊपर जाता जाए, लेकिन वहाँ भी बना रहा है तो ठीक है, पर नीचे नहीं जाना चाहिए। इस कहानी में आपका ग्राफ थोड़ा नीचे की ओर जा रहा है। छाप तो मैं रहा हूँ, लेकिन सावधान। उस समय के संपादक कितना गाइड करते थे नए लेखकों को कि देखो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मैं भैरव जी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, वो मुझे साहित्य के क्षेत्र में लाए। सब पूछो तो अगर पहली कहानी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होता तो मैं तो फिर कभी लिखने की दिशा में मुड़ती भी नहीं शायद। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन स्पेशल लेकर। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ सितारा साहित्यकार है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सच तो ये है दोस्तों कि उन्होंने अपने पास हमें बड़े प्यार से बुलाया और आज मेरा साथ देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभ जी। शुभ जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी एक बात अपने मन की मन्नू जी से पूछ डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी। मन्नू जी के पास आना तो मेरे लिए ऐसे है जैसे जिंदगी में बहुत नायाब चीज को हासिल कर लेना। ये जो लम्हे हम मन्नू जी के सानिध्य में बैठकर गुजार रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे हैं। मैंने राजेंद्र यादव जी के ऊपर रिसर्च किया है, तुम्हें मालूम ही है, और मन्नू जी राजेंद्र यादव जी की बेटर हाफ हैं।
तो मेरे लिए तो ये पूजनीय है, वंदनीय है। और जो जगह मेरी जिंदगी में मेरे माता पिता की है, राजेंद्र यादव जी और मनु जी को मैं उसी नजर से देखती हूँ। और जब मैं इनके पास आती हूँ मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं अपने माँ बाप के पास जा रही हूँ। मनु जी के घर में इस वक्त हम बैठे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मनु जी, आपने ये तो बताया आज जैसे कि हम रेडियो मानव रचना के लिए आए हुए हैं कि आपने पहली कहानी कब लिखी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने पहला उपन्यास कब लिखा। पहले तो शुभ, मैं जो ये अतिरिक्त प्रशंसा तुमने की बौछार कर दी है मेरे ऊपर, इसलिए मैं कहूँगी कि भाई जरा सीमा में रहो प्रशंसा करते समय। ना तुम वैसी महान हो और न तुम इतना यहाँ आती हो, बहुत कम आती हो तुम। पर यह है कि जब भी मिलती हो बहुत आत्मीयता से मिलती हो, बहुत अपनत्व से मिलती हो, ये सही बात है। लेकिन आती ही बहुत कम हो। और न मैं उतनी महान लेखिका हो पाई हूँ क्योंकि कुछ शारीरिक कारणों से तबीयत बहुत गड़बड़ रही, आंखें गड़बड़ रही, मैं उतना नहीं लिख पाई जितना मैं लिखना चाहती। यानी उस बात की तकलीफ बहुत है मुझे, पर अब मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है ये। अब तुमने पूछा पहले उपन्यास की बात। मैंने अपना पहला उपन्यास सन 70 में शुरू किया था और वो आपका बंटी नाम से वो उपन्यास था और वो धर्मयुग में धारावाहिक रूप से छपा था। और एक स्त्री पुरुष के, पति पत्नी के, स्त्री पुरुष के आपसी संबंधों के तनाव के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया, तलाक के ऊपर भी लिखा गया। लेकिन परिवार का एक तीसरा आयाम और होता है बच्चा। उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, माँ बाप के तनाव और तलाक का उस बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर कभी किसी ने नजर ही नहीं डाली। ये उपन्यास उस बच्चे के एंगल से लिखा गया है। पति पत्नी अलग हो गए हैं, बच्चा माँ के साथ रहता है, पिताजी कभी कभी आगे और साल में एक बार 2 बार आते हैं उस शहर में, सर्किट हाउस में ठहरते हैं, बच्चे को बुला के खिलौने दिलाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, मौज करते हैं और छोड़ जाते हैं। यानी बाप का प्यार उसके पास है, माँ उसकी कॉलेज में प्रिंसिपल है, जिसने उसको पाला एक फूफी करके वो है, सब कुछ उसके पास। कैसे धीरे धीरे माँ भी पुनर्विवाह करती है क्योंकि उम्र उसकी बहुत ज्यादा नहीं थी। तो कई लोग कहते हैं कि जब उस पिता ने पुनर्विवाह कर लिया तो तुमको अब दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। थोड़े दिनों के बाद ये बच्चा तो बड़ा हो जाएगा, इसकी अपनी जिंदगी होगी, इसका अपना परिवार होगा, तुम्हारे लिए कितनी जगह होगी इसके जीवन में, इसके अपने परिवार में, और फिर तुम कितना अकेला महसूस करोगी। इसलिए तुम, और एक डॉक्टर हैं वहाँ के, आया करते थे कि बच्चा बीमार हुआ था उसी सिलसिले में, वो विधुर हैं वो भी, तो वो थोड़ा उनको जब पता लगता है कि ये डाइवोर्सी हैं तो वो थोड़ा संकेत फेंकते हैं, पर उस समय तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं, पर बाद में जब बार बार इसको समझाया जाता है और फिर ये होती और अल्टीमेटली ये शादी कर लेती है उससे। और तब से पहले फूफी नाराज होती इस बात से शादी की, वो परंपरावादी महिला है कि औरत शादी करे, उसे पसंद नहीं। फिर फूफी जाती है, फिर वो घर छूटता है। बगीचे का बहुत शौक था उस बच्चे को, सारा बगीचा वो देखता था। एक माली आता था तो माली काका, बगीचा छूटता है, घर छूटता है, माली काका छूटते हैं, फूफी गई, धीरे धीरे एक एक चीज सब निकलती जाती है उसके हाथ से। 1 साल की ये कहानी है, शुरू होता है उपन्यास, बच्चे के पास सब कुछ है और साल के आखिर में बच्चे के पास कुछ नहीं रहता है और उसी के एंगल से लिखी। इसीलिए जैसे उसने पत्र लिखा है पाठकों को अपनी स्थिति के बारे में और नीचे लिखा है आपका बंटी। ये उपन्यास बहुत चर्चित हुआ था। यानी जब 8वीं 9वीं किस्त आने लगी तो मेरे पास, हम लोग पुरानी दिल्ली के, मैं मिरांडा हाउस में पढ़ाती थी तो वही शक्ति नगर में हम किराए के मकान में रहते थे उस जमाने में। तो इतने पत्र आते थे कि पोस्टमैन ने आके हमसे पूछा कि आपने कुछ बिजनेस शुरू किया है क्या? हमने कहा कि नहीं, क्यों? एक जब हम फर्स्ट फ्लोर में रहते थे तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? बोले इतनी ढाक। तो मैंने कहा नहीं, तुम्हें नहीं पता लगेगा। खैर हंस के मैंने टाल दिया। और इतने इन्वॉल्व, मैंने सब पाठक इस कदर इन्वॉल्व हो गया था उस बच्चे के साथ और उस रचना के साथ कि मेरी पहचान आपका बंटी से बनी। अरे वो आपका बंटी वाली मनु भंडारी, अरे वो आपका बंटी वाली मनु भंडारी, उसी से मेरी पहचान बनी। और 71 में ये 20 इसकी इंस्टॉलमेंट छपे धर्मयुग में और पुस्तक रूप में आ गया। मनु जी, जो हम अलगाव वाली बात कर रहे थे, मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत अभिमान फिल्म की भी लगभग यही अलगाव वाली बात है। गुजारिश करूंगी आप थोड़ा सा बोल दीजिए, तेरी बिंदिया रे। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे।
बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया रे आए हाय तेरी बिंदिया रे। तेरे माथे लगे हैं यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा। तेरे माथे लगे हैं यूं सजन निंदिया ले लेगी मेरी बिंदिया रे आए हाय तेरा झुमका रे, आए हाय तेरा झुमका रे। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन स्पेशल लेकर। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ वो कथाकार हैं जिनकी कहानियाँ हम अपने सिलेबस में पढ़ कर बड़े हुए हैं और एक वो ख्वाब आज साकार हुआ है। मनु जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब आप लोग बताइए कि मुझे किन प्रश्नों के जवाब देने हैं। मनु जी बातें तो आपसे हमने बहुत सारी करनी है। एक तो मैं आपसे कह ही रही थी कि आपके लेखन में इतनी विविधता है। कहानी आपने लिखी, उपन्यास आपने लिखा और फिल्म की पटकथा आपने लिखी, फिर टीवी सीरियल्स के लिए आपने लिखा और आत्मकथा भी आपने लिखी। आपकी एक कहानी यह भी, इसके ऊपर आपको एक सम्मान भी मिला है। तो ये जो प्रक्रिया रही, एक कहानी यह भी, ये बीच में कहीं कहीं ऐसे लगता है कि जैसे एक गैप के बाद फिर आपने लिखा, फिर छोड़ दिया, फिर लिखा, फिर छोड़ दिया। तो क्या आपको भी ऐसे लगा है? और आपकी जिंदगी की काफी हद तक बातें हम तक आई हैं, तो आप इसके ऊपर कुछ और कहिए। तुमको बिल्कुल सही लगा शुभ, और मैं तो इस बात को कहती हूँ, मैंने कई जगह कहा है कि ये इतने टुकड़ों टुकड़ों में लिखी गई थी। मेरा लिखना ही बंद था। ये 92 में शुरू हुई थी और 2007 में मैंने इसको छपने के लिए दिया, और वो भी तब जब मेरा दर्द, थोड़ी सी तकलीफ मेरी कम हुई थी शरीर की बीमारी की वजह से। मैं लिख ही नहीं पा रही थी। मतलब 4 साल तक तो एक काला मोतिया बिंद एक आँख में हुआ, उसने इतना मुझे परेशान किया। आँख बच गई क्योंकि मद्रास जाके शंकर नेत्रालय में मैंने ऑपरेशन कराए 2, उससे आँख तो बच गई, लेकिन और फिर लिखना भी शुरू हुआ। उसी समय इसको मैंने फिर पूरा किया। तो टुकड़ों टुकड़ों में लिखने से मुझे खुद लगा कि एक साथ, जैसे उपन्यास मैंने दोनों एक सिटिंग में, यानी एक साथ बैठ के लगातार महीने भर में खत्म किए थे। ऐसे अगर इसको भी करती तो इसका रूप आज बिल्कुल दूसरा होता और शायद बेहतर होता, पर टुकड़ों टुकड़ों में लिखा है। और इसको जब मैंने शुरू किया था, मैंने आत्मकथा के रूप में शुरू ही नहीं किया था। मैं आत्मकथा लिखना नहीं चाह रही थी, मैं अपनी लेखकीय यात्रा कहानी लिखना चाह रही थी। कैसे मैंने रचना शुरू की, कौन सी रचनाएं कैसे कैसे लिखी, किस बैकग्राउंड में लिखी, ये वो सारा। और शुरू में उसी तरह से है भी। बाद में कुछ व्यक्तिगत जीवन का एक पूरक प्रसंग करके टुकड़ा डाल दिया, उससे ये सबको बिल्कुल एकदम ही आत्मकथा लगने लगी है। अब मैंने कहा चलो ठीक है, आत्मकथा समझते हैं, आत्मकथा ही समझो। मनु जी, आत्मकथा लगने लगी है या आत्मकथा है? अगर आत्मकथा में लिखती तो बहुत सी चीजें इसमें शायद मुझे और जोड़नी चाहिए थी, जो मैंने नहीं जोड़ी। मैंने तो कहा ना कि मैं लेख के, जैसे मैंने ये बंटी लिखना शुरू किया था, मैंने इसकी जब पहली 4 इंस्टॉलमेंट धार्मिक में भारती जी के पास भेजे, उनका इतना लंबा टेलीग्राम, मैंने जिंदगी में कभी इतना लंबा तार ही नहीं देखा। टेलीग्राम आया कि तुमने मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुमने राकेश से इसके बारे में बात की है या नहीं, क्योंकि ये राकेश की जिंदगी का हिस्सा लगता है और तुम जानती हो राकेश की ये दुखती रग है, तो कहीं वो आहत न हो। तो मैंने कहा मैंने बात तो नहीं की। तो कहा कि तुम, मैंने फिर फोन करके उनको कहा, मैंने कहा भारती जी मैंने बात तो नहीं की, तो कि तुम एक बार बात करके आओ तब मैं इसको छापूंगा। अच्छा, अनाउंस वो कब से ही कर रहे थे, तो वो विड्रॉ भी नहीं कर सकते थे कि उनका उपन्यास छपरा शुरू हो रहा है। तो फिर मैं मोहन राकेश के पास गई डरते डरते कि अगर उन्होंने कहा कि नहीं मत दो तो क्या होगा, ये मेरी सब इतने मैंने लिखी, महीने भर की मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी और इसको
उपन्यास को लिख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो मना करने के बाद मैं नहीं छापूंगी। पर जिस तरह की उन्होंने प्रतिक्रिया उस किताब में है, उसमें सब ये भी है कि लेखकों के आपसी संबंध क्या थे, राजेंद्र राकेश की लड़ाई कैसे हुई, हाँ, कमलेश्वर कैसे राकेश के साथ जुड़े, ये सारी चीजें, यानी साहित्यिक जगत की उस समय की जो सारी चीजें, जीवन को हाँ, वो सारा मैं दिखना चाह रही थी। और फिर दूसरा परिवेश, जेपी आंदोलन और ये जो चला था अपना इमरजेंसी लगाई थी इन्होंने, ये सारी चीजें उसमें किताब में है, जिसके बीच में भाई कथाकार परिवेश होता है और एक संबंध होते हैं, मित्र और संबंध, परिवार और परिचित होते हैं, जिनके बीच में वो पनपता है और बड़ा होता है। तो उन सबको समेटते हुए मैंने अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए थी, और बाद में कुछ हिस्सा केवल मेरा अपना है, उस वजह से इसको सबने आत्मकथा में, मैंने भूमिका में लिखी है ये बात कि ये आत्मकथा की तरह मैंने शुरू नहीं किया था। इस पर आपको जो सम्मान मिला उसके बारे में भी बताइए कुछ। व्यास सम्मान, ये जो बिल्लास का एक है, ये देते हैं 2 पुरस्कार, एक सरस्वती सम्मान, एक व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान दूसरी भाषाओं के लोग जो लिखते हैं उनको देते हैं, व्यास सम्मान हिंदी वालों को देते हैं, तो वो व्यास सम्मान मिला था इसमें। और मन्नू जी, शुभ जी, जो आप बातें कर रहे थे ना मोहन राकेश जी के बारे में, एक पारिवारिक संबंध विकसित हो जाते हैं लेखकों के बीच में, तो मन्नू जी मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा था, गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए, तो कम से कम पंक्ति बोल दीजिए, अब के बरस भेजो भैया को बाबुल। बंदिनी का ये गीत है, अब के बरस भेजो भैया को बाबुल। बचपन की जब याद आए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबू। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है। दोस्तों, आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं, सृजन स्पेशल लेकर, स्पेशल इसलिए कि आज हमारे साथ वो कथाकार हैं, वो साहित्यकार हैं जिनसे हमने आपको बड़े शिद्दत से मिलवा रहे हैं आज हम आपको। और उनकी धर्मपत्नी भी वो है राजेंद्र यादव जी, महान साहित्यकार हैं। उनसे हम आज रूबरू कराने के लिए आपको लेकर आए हैं, या यूँ कहें कि हम उनके पास चलकर आए हैं। मनु जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी। मनु जी, अभी आपने बताया कि एक कहानी यह भी पर आपको व्यास सम्मान मिला, इसके अलावा आपको और कौन कौन से सम्मान मिले हैं? मैं एक बात बता दूं, शुभ, पता नहीं मुझे सम्मानों को लेके इतना वो है नहीं मेरे दिमाग में महत्व, या सम्मान की लालसा या ललक कुछ भी नहीं है। सम्मान, मैं नहीं सोचती कि सम्मान किसी लेखक के वजूद को बढ़ा देते हैं, बिल्कुल नहीं, उसका लेखन बढ़ाता है। तो मेरा तो असली सम्मान मेरे पाठकों के पत्र है, वो जब पसंद करते हुए रचना को भेजते हैं तो फिर भी हिंदी अकादमी का जो शलाका का सम्मान है मिला है मुझे। इसी तरह से महाराष्ट्र की जो हिंदी अकादमी, महाराष्ट्र सरकार की,
उसका भी एक शलाका सम्मान, जैसा नाम शलाका नहीं, वो उनका जो सबसे बड़ा सम्मान है वो भी मिला है। और अलग अलग राज्यों, राजस्थान साहित्य अकादमी ने नाटक के लिए मुझे, महाभूज नाटक के लिए मुझे सम्मानित किया था। वो रुपए भेजते हैं और वहाँ जाओ तो वो शॉल बॉल क्या जो उड़ाते हैं। मैं तो जा भी नहीं पाई थी, मैं गई नहीं थी, जयपुर जाना था, मैंने किसी को अथॉराइज कर दिया था, वो जाके ले आया था। अच्छा, ऐसे ही बिहार का मिला, अलग अलग राज्यों के इस तरह के मुझे मिले हैं और अब मुझे ध्यान भी नहीं। मनु जी, आप कुछ लगभग गिनती बता सकते हैं कितने सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं? नहीं, मुझे नहीं ध्यान कितने हैं। तो हम इनसे पूछ लें लक्ष्मी से, क्योंकि जो भी मिलता है वो यही संभाल के रखती है। लक्ष्मी, आप माता जी के पास हैं, तो माता जी के जो भी सम्मान प्राप्त होते हैं, तो आपने कभी गिनती की कि कितने सम्मान हैं? नहीं, गिनती नहीं की, अरे बहुत सारे हैं, सारे ऊपर एक उसमें अलमारी में भर के रखी हूँ, सारे इकट्ठे रखी हूँ, गिन के नहीं रखा, खूब सारे हैं। तो तुम्हारे को कैसा लगता है उन सम्मानों को देखकर? बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। शुभ जी, जो हम बातें करते जा रहे थे और बीच में झन से लक्ष्मी बोल पड़ी कि मन्नू जी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो मुझे याद आ गया मन्नू जी का पसंदीदा गीत झनन झनन झन पायल बाजे। गुजारिश करूंगी आप एक लाइन। झनन झनन झन पायल बाजे, ये दस्तक फिल्म आई थी एक, उसका कुछ सेमी क्लासिकल जैसा गाना बहुत अच्छा लगता है। झनन घुंगर बाजे, मोरा मन झूमे पिया, चोरी डगर झूमे पिया, आजा घर आजा। हो रे झनन घुंगर बाजे, मोरा मन झूमे पिया, चोरी डगर झूमे पिया, आजा घर आजा। सपने मोरे मन के बलम जागे, मोरा मन झूमे पिया, चोरी डगर झूमे पिया, आजा घर आजा। हो रे झनन घुंगर बाजे। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं, सृजन स्पेशल लेकर। स्पेशल इसलिए कि आप सुन रहे हैं, आज हम आपसे मिलवाने के लिए लेकर आए हैं, या यूँ कहें कि हम उनके पास आए हैं, द ग्रेट मन्नू भंडारी जी। और मेरा साथ दे रही हैं डॉक्टर शुभ तनेजा जी। शुभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और मन्नू जी आपका भी स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के बीच में आके मैं बहुत खुश हूँ और आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मनु जी। मनु जी, अगर मैं आपसे बातचीत करते हुए 1 इंच मुस्कान का जिक्र न करूं तो ये मेरी बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी, जो कि ना काबिले मुआफ होगा। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ी जहमत आपको और दूं, और मैं ये जान लूं कि साहित्य में राजेंद्र यादव जी नए नए प्रयोग करते रहे हैं। एक प्रयोग में आप भी उनके साथ थी, वो यही पुस्तक थी 1 इंच मुस्कान। इसमें एक चैप्टर आप लिखते थे, फिर उसको जहाँ छोड़ते थे उसको मैच करते हुए यादव जी एक चैप्टर लिखते थे, फिर यादव जी जहाँ छोड़ते थे फिर आप उसको संभाल लेते थे। और जब मैं ये 1 इंच मुस्कान पढ़ रही थी, मैंने रिसर्च तो यादव जी पर किया है, पर उस दौरान भी मुझे लगा कि मैं आपके बहुत नजदीक हूँ, क्योंकि आपके वाला जब मैं हिस्सा पढ़ती थी तो मैं अपने को भी भूल जाती थी। तो मेरा मन है कि आप 1 इंच मुस्कान के ऊपर और उसकी जो रचना प्रक्रिया में आप गुजरे, कि कैसे भाग दौड़ मचाते हुए, उधर रचना आपकी बिटिया का बचपन था जिसे आप पाल पोस रहे थे, तो किस तरह से आपने ये निभाया? ये मेरा पहला उपन्यास ही कहूँगी, है प्रयोगात्मक उपन्यास और राजेंद्र यादव के सहयोग से लिखा हुआ है।
लेकिन इसकी एक पिछली कहानी है। असल में जब मैंने कुछ कहानियाँ लिख ली, या बल्कि मेरे 2 कहानी संग्रह आ गए थे, तो मैंने और राजेन कलकत्ते रहते थे पहले, छोड़ के दिल्ली आए थे। उसके बाद मैंने बैठ के, मैं नौकरी भी करती थी, घर में रहती थी, और घर में बहुत सोशल वाला मामला, मैं अपनी बहन के यहाँ रहती थी, आना जाना घूमना फिरना, उन सब के बीच में एक उपन्यास शुरू किया। और मैंने 15-20 दिन में एक उपन्यास खत्म करके राजेन के पास भेज दिया। और जब दोबारा पढ़ा तो मुझे लगा ये चीजें मुझे रीराइट करनी पड़ेगी। मैंने निशान भी लगा दिए, पर मैंने कहा आप पढ़ के और इस पे जरा बताइए, मुझे अपनी राय दीजिए। ये तो हैरान, अरे यहाँ 15 दिन में मैं कहानी नहीं लिख पाता हूँ, और कॉफी पी है और तुमने एक उपन्यास लिख डाला, ये क्या? और उन्होंने पढ़ के कहा कि रीराइट तो करना ही पड़ेगा, इसमें है कच्चापन इसको, पर थीम तुमने बहुत अच्छी उठाई है, यानी थीम इनको बहुत पसंद आई, और इसको तुम करके बहुत अच्छा उपन्यास बनाओ। अच्छा, पर बस कुछ ऐसा हुआ कि वो लौट के आया, और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, शादी, ये मतलब कई तरह की चीजें हुई कि वो उपन्यास जहाँ का तहाँ पड़ा रह गया। और तभी लक्ष्मी चंद जैन और कुंथा जैन कलकत्ते में ज्ञान उससे थे ये जुड़े हुए, तो ये आए कि हम एक प्रयोगात्मक, इन्होंने पहले एक उपन्यास ज्ञानोदय में छापा था 11 सपनों का देश, जिसको 10 लेखकों ने लिखा था, वो फ्लॉप हुआ बुरी तरह। तो उन्होंने कहा कि ये चाहे फ्लॉप हुआ है क्योंकि अलग अलग शहरों में रहने वाले लेखक थे, कोई कहानी कहाँ ले जा रहा था, कोई कहानी कहाँ ले जा रहा है, आप लोग एक ही घर में रहते हो और दोनों साथ रहते हैं, आप इस तरह का प्रयोग कीजिए, एक चैप्टर ये लिखें, उसको कंटिन्यू करें, दूसरा फिर कंटिन्यू करें, तीसरा, ऐसे 12 चैप्टर्स में पूरा उपन्यास पूरा कीजिए। तो पहले एक थीम, मोटा मोटी थीम डिस्कस कर लीजिए आपस में। अब ये आया तो मैंने कहा कि मैं कंसीव कर गई थी, 3-1 महीने मुझे हो गए थे, तो मैंने कहा कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तो जब वो लोग चले गए तो उन्होंने कहा क्यों नहीं होगा? मैंने कहा कि नहीं वो बीच में ही डिलीवरी हो जाएगी और मैं नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम 12 चैप्टर पहले ही लिख के रख देंगे, तो 6 महीने बाद होगी वो। तो मैंने कहा अरे कुछ लिखा विखा नहीं जाता है, पर इन्होंने कहा नहीं करेंगे। अच्छा, इन्होंने हमको फोन कर दिया कि हाँ हम करेंगे। अब आया कि थीम कौन सी ली जाए, तो मैं कोई थीम बताऊं, नहीं ये ठीक नहीं, बहुत बचकानी है, ये कोई थीम बताएं तो कहेंगे पर तुमसे निभेगी नहीं, ये थोड़ी डिफिकल्ट है। करते करते ये लाए उसी थीम पे मेरे उपन्यास की, कि ये इस थीम पे जो तुम्हारा वो तो तुम लिखोगे नहीं कभी भी, इसको ले लेते हैं। मैंने कहा अरे वो तो मेरा अपना उपन्यास है। इसका मतलब ये है कि यादव जी ने पहले से चालाकी सोच रखी थी, सोच रखा इनके था कि इस पे करना है, पर ऐसे दिखाते रहे 2 दिन तक जैसे नई थीम सोच रहे, और उन्होंने कहा फिर ये इसको ले लेते हैं। मतलब यादव जी ने हड़प लिया आपका थीम। नहीं, अब खैर हड़पना तो क्या, उसमें आधा हिस्सा मेरा ले so sweet। तो उन्होंने मतलब मेरा सचमुच ही है, तो मैं कहती हूँ उनसे कि मेरा उपन्यास था। बोले तुम कभी जिंदगी में फिर रीराइट तो करती नहीं, एक अच्छी खासी थीम बर्बाद हो जाती, उसका उपयोग तो हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा। तो फिर इस तरह से लिखा गया। तो इन्होंने वो जो इनको मेल कैरेक्टर बहुत पसंद था जब मैंने लिखा था तब भी, बट मैं ठीक से इनके मन लायक उसको नहीं बना पाई थी, तो उन्होंने फिर अपने मन लायक उस मेल कैरेक्टर को और 2 फीमेल कैरेक्टर मैंने निकाले। पर ये सही बात है कि चाहे वो भाषा हम लोगों की अलग अलग, शैली हम लोगों की अलग अलग, लेखन हमारा बिल्कुल डिफरेंट राजेन का और मेरा, पर इतना यानी लोगों ने उसको सराहा। आज तक, आज कितने साल, 50 साल हो गए उस उपन्यास में, 50 साल हो गए और आज भी उसकी रॉयल्टी अच्छी खासी आती है, यानी अभी भी बिक रहा है वो, इसका मतलब है। और 6 महीने बाद वही हुआ, 12 चैप्टर कहाँ लिखे जाए। वो तो हर चैप्टर का जब आखिरी तारीख आती है, वो संपादक जो था वो पीछे चक्कर लगाता, तब जाके वो किसी तरह लिखा जाता। तो जब वो हुआ तो मेरी टर्न थी उस बार, तो मैं नहीं दे पाई चैप्टर। तो सेंट्रल पेज पे उन लोगों ने लिखा इस महीने मन्नू जी की रचना नहीं आ रही है क्योंकि एक नई रचना ने जन्म लिया है, और तब हमने अपनी बेटी का नाम रचना ही रख दिया। पीयू बोले, पिया बोले, दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया। लब तो न खोलूं मैं, खोलूं न लब तो पर, आँखों से सब कह दिया। पीयू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना, जिया डोले हाले हाले, क्यों ये डोले जानू ना। पीयू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना, जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना।
तो सपना था मेरे ही तरह पिया। जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। पियू बोले पिया बोले, क्या ये बोले जानू। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से। सृजन नहीं, सृजन स्पेशल लेकर स्पेशल इसलिए कि आज हमारे साथ बहुत ही महान साहित्यकार हैं मन्नू भंडारी जी। मन्नू जी और शुभ जी, आप दोनों का स्टूडियोज में फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया माधुरी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी। मन्नू जी, आपने बहुत सारे अवार्ड लिए हैं, तो आपका नाम किसी अवार्ड का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम अभी नाम लेना शुरू करें तो हमारे अगले 2 घंटे शायद उसी में बीत जाएंगे। फिर भी मैं कुछ नाम अपने दोस्तों को लेना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। हिंदी अकादमी से शलाका सम्मान से आप सम्मानित है। महाराष्ट्र हिंदी अकादमी से भी आपको 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। व्यास सम्मान से आप सम्मानित है। राजस्थान साहित्य अकादमी से आप सम्मानित हैं। बिहार साहित्य अकादमी से आप सम्मानित है। लिस्ट इज एंडलेस, बहुत लंबे लिस्ट हैं। कैसा लगता है आपको इतने सारे सम्मान लेकर? आपको 14 रिकॉर्ड बता रही थी, हम आपसे अपने दोस्तों को बताने के लिए बोलेंगे। और साथ ही ये कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, लेकिन ये कहना भी कुछ अतिशयोक्ति न होगा कि हर सफल स्त्री के पीछे भी किसी पुरुष का हाथ होता है। गुजारिश करूंगी अपना दिल खोल दीजिए हमारे दोस्तों के सामने। देखिए, पहले तो 2 चीजें कि कई लोगों को पुरस्कार की बड़ी, यानी उनके जीवन में पुरस्कार का बहुत महत्व होता है, बड़ी चाहना होती है, बड़ी ललक होती है, उसके लिए जोड़ तोड़ भी बहुत लोग करते हैं। मेरे लिए ये नहीं कि आप इसे वो मत समझिए कि मैं बड़ी डींग मार रही हूँ इस बात की। सचमुच जी मन्नू जी, इस बात पर तो हमारे कहना पड़ता है, इतने बड़े साहित्यकार हैं आप। हमारे जो शायरे जज्बात मुकेश गंभीर जी है, 2 पंक्तियां कहते हैं, वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। क्या बात है, आप इतने महान साहित्यकार होकर भी कितनी विनम्रता से बात कर रहे हैं। नहीं, कोई विनम्रता नहीं, सीधी सच्ची बात है। विनम्रता वगैरह कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरे लिए मिलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर न भी मिले, बहुत शलाका बहुत देर से मिला, कोई बात नहीं। जिस दिन शलाका का फोन आया, शलाका पुरस्कार देने के लिए वहाँ से, मैंने कहा अरे मेरा तो आजकल लिखना बंद है, आप मुझे क्यों दे रहे, किसी और को दीजिए जो लिख रहा है, सक्रिय है इस क्षेत्र में। बोले नहीं, अब शर्मिंदा मत कीजिए, पहले ही बहुत लेट हो गए। खैर, वो हुआ। मेरा असली पुरस्कार अगर आप माने तो मेरे पाठकों की प्रतिक्रिया। कोई रचना छपती है और पाठक कैसे उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे बंटी पे जो प्रतिक्रिया, जो पत्र आते थे, वो मेरा असली पुरस्कार था। या आज भी जब भी कभी कोई कहानी छपी, कुछ छपा, तो एक एक रचना पे इतनी चिट्ठियां मिल जाती हैं, मुझे लगता है कि आज भी मेरे पाठक मेरी रचनाओं को पसंद करते हैं। बस यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। या मैंने जो लिखा उसी के आधार पे वो देते हैं। अब तो मैं लिख ही नहीं रही कुछ सालों से, तो यानी जो लिखा वो उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, पसंद किया कि उसके आधार पे ही वो मुझे जो भी कुछ देते हैं। तो मुझे लगता है कि असली पुरस्कार मेरा अगर कहें तो मेरे पाठकों की प्रतिक्रिया है। क्या बात है मनु जी, और अब दिल खोल दीजिए आपकी सफलता के पीछे सौभाग्यशाली पुरुष के बारे। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि पुरुषों के लिए उनकी प्रेरणाएं कोई महिलाएं होती हैं, करती हैं। मेरे कोई इस तरह का ना कोई पुरुष है, ना कोई प्रेमी है। जिंदगी में मैंने कभी किसी से इस तरह का प्रेम किया ही नहीं, ना कोई है ही नहीं। बस वही फिर मैं कहूँगी कि जब रचना छपी और जैसे भैरव जी ने इतनी प्रशंसा की और फिर पाठकों के इतने पत्र आए, पहली रचना पे इतने पत्र मिले, पहली कहानी पे, तो पाठक ही मेरी प्रेरणा है और वो ही मेरा इंस्पायरिंग वो है जिसे कहना चाहिए। असली मेरी प्रेरणा कहिए, जो भी कहिए, कोई प्रेमी नहीं कहिए, ये पुरुषों को ही उनकी प्रेमिकाएं, उनकी प्रेरणाएं होती है, मेरा कोई ऐसा नहीं है। ये रात ये चांदनी फिर कहा सुन जा दिल की दास्तां। दोस्तों, ये गीत हमारे आज की स्पेशल बेहद ही खास मेहमान मनु जी का पसंदीदा गीत तो है ही, हमारे स्पेशल लिसनर संदीप जी का भी पसंदीदा गीत है। सुन जा दिल की दास्तां।
प्यार की बातें खो गई जाने कहाँ, चांदनी रातें प्यार की बातें खो गई जाने कहाँ। मनु जी, आपने अपने इतने कीमती समय में से समय दिया। हमने ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था, जबकि मैं शुभ जी के पीछे तो बहुत टाइम से पड़ी हुई थी, लेकिन आप इतनी आसानी से टाइम दे देंगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आपका मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं मुझे नहीं पता, साथ ही शुभ जी आपका भी किन शब्दों में धन्यवाद करूं मुझे नहीं मालूम। शुभ जी, सबसे पहले आप कुछ कहिए। धन्यवाद के शब्दों में धन्यवाद कह दीजिए चल जाएगा। आप कुछ कहिए कि मेरे लिए ख्वाब है, बचपन से आपको हम पढ़ते आए, सुनते आए, गुनते आए, अभी भी लगता है यकीन नहीं हो रहा कि ये ख्वाब हमारा सच हो गया है। अरे भैया, जैसी आप वैसी मैं, मेरे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप उसको ख्वाब कहें या जिससे मिलके आपको ऐसा लगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बिल्कुल सीधी सामान्य, आप कहती मैं उस दिन मिल रही थी, बस अगर कहीं जा न रही हूँ या कोई आने वाला न हो, खाली हो, मेरे पास आजकल काम ही नहीं रहता, क्योंकि लिखना पढ़ना आपकी वजह से जब से रुका हुआ है, समझ नहीं आता करूँ क्या। आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और शुभ तो जब भी आती है ढेर सारा खाना, वो कष्ट भी मुझे नहीं करना पड़ता है कि इनको खिलाओ पिलाओ, वो सब अपने साथ ही बांध के ले आती है मेरे लिए, और मैं 4 दिन खाऊं इतना और ले आती है साथ में। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आई, बहुत बहुत आप लोगों से बात करके। मैं कह रही हूँ ना, मेरा असली पुरस्कार यही है कि लोग पसंद करते हैं या आते हैं, बस। बहुत बहुत शुक्रिया मनु जी। मनु जी, आपने ये बात बड़े आसानी से कह दी कि जैसे हम लोग वैसी आप। ये आपकी सादगी और सहजता है, लेकिन हम लोग आपको अपने से बहुत बेहतर गिनते हैं। और जब आपके पास मिलने के लिए हम आ रहे थे, तो उससे पहले हम यादव जी का भी एक बार इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, और ये जो माधुरी आपसे रूबरू हो रही है इंटरव्यू में, तब भी मैंने ये महसूस किया कि रास्ते के सारे दरख्त इस माधुरी के लिए चमकीले हो गए थे, और ये सूरज के 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार थी। गाड़ी में बैठे हुए हम इसको ऐसे ही महसूस कर रहे थे, और बिल्कुल वैसा ही आज जब हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो मैं माधुरी को देख रही थी, इसके सारे एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स सब वैसे ही थे कि रास्ते के सारे दरख्त चमकीले हो गए, और सूरज के 7 घोड़ों वाले रथ पर बैठी हुई ये लगातार मनु जी जैसे कोई भगवान का नाम रटता है, ये आपका नाम रट रही थी। मनु जी से मिलेंगे, मनु जी से ये पूछेंगे। तो आपने बहुत सहजता और सादगी से ये बात कही है, हम सिर माथे लेते हैं इसको। लेकिन ये सच बात है, परमात्मा ने जब आपको बनाया होगा तो एक विशेष मकसद देकर बनाया, और आपने जो समाज को और जो साहित्य को कंट्रीब्यूट किया वो अमूल्य है। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। धन्यवाद शुभ जी, धन्यवाद मनु। और दोस्तों, फरीदाबाद के जाने माने साहित्यकार ही नहीं बल्कि पूरे देश के जाने माने साहित्यकार हैं हरेराम समीप जी। उनको मैं फर्स्ट सेशन में आपसे मिलवाने में सफल नहीं हो पाई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको सेकंड सेशन में उनसे जरूर मिलवा पाऊंगी आपको मैं। लेकिन वो हमारा शो सृजन लगातार सुनते हैं। आप कहते हैं, Manu ji is my most inspiring writer since my education day. I read almost all her books. She is the only woman writer who swam with time perfectly. Long live Manu ji, जिंदाबाद। नरेंद्र विरदी कहते हैं कि थैंक्स एंड रिगार्ड्स फॉर सच ए नाइस प्रोग्राम। आज फिर सुकून का सिलसिला चला आरामार पर, आज फिर कोई चला है साहित्य का बंजारा बनकर। और कहते हैं, सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन, सृजन द एक्सीलेंट प्रोग्राम ऑफ इमोशंस, सृजन द एमिनेंट पर्सनालिटीज टॉकिंग जंक्शन, सृजन प्रोग्राम गिव्स यूनिक मेंटल सेटिस्फेक्शन, आरएमआर इज सुपर बिलियन एंटरटेनिंग रेडियो स्टेशन। संदीप जी सॉरी कहते हैं कि मैं एब्सेंट रहा, इस बात के लिए माफी चाहता हूँ, पर ये प्लीज ये मत पूछिएगा कि क्यों। कोई बात नहीं संदीप जी, आप हमारे पास वापस चले आए, यही हमारे लिए बहुत है। आगे आप कहते हैं, रजनीगंधा इज वन ऑफ अ फ्यू फिल्म्स व्हिच टच माय हार्ट, ग्रेट मनु जी को मेरा प्रणाम। हरविंदर बख्शी जी कहते हैं कि आपका प्रोग्राम एक्सीलेंट है, मिसेस बख्शी हैज लाइक्ड इमेंसली द वे यू कंडक्टेड द शो। जेबी गुप्ता जी एक्सीलेंट कहते हैं, और फिर फोन करके कहते हैं कि एक्सीलेंट कहना काफी नहीं है, आपका शो बहुत 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 अच्छा है। शुक्रिया गुप्ता जी।
रीटा नवजीवन गोसाई जी ने पहली बार शो सुना और उन्होंने 11 बजे रात को कहां से खोजकर मेरा नंबर लिया और मुझे फोन करके कहा कि उन्हें बहुत पसंद है सृजन। जगदीश छाबड़ा जी रेगुलर सुन रहे हैं सृजन, लेकिन फोन पहली बार करते हैं, कहते हैं कि उन्हें शो बहुत पसंद आ रहा है। सतीश अग्रवाल जी फोन करके बहुत तारीफ करते हैं। सब बातें तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही वो कहते हैं, माधुरी दुनिया के सारे अवार्ड्स आपके नाम, गॉड ब्लेस यू। चुनमुन जो एमसीए के स्टूडेंट हैं और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, कहते हैं कि माधुरी जी आपका शो हमें इतना पसंद है कि हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया है और लगातार आपका शो चलता है हमारे इंस्टीट्यूट में रोज कम से कम 2 या 3 घंटे। चुनमुन दोस्त, इस बात पर मैं क्या कहूँ, मुझे अपनी खुशनसीबी का यकीन है, क्योंकि जब ये शो मैंने शुरू किया था मुझे नहीं मालूम था कि मेरे शो को, सृजन को लिसनर मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। मुझे लगा था कौन इस साहित्यिक प्रोग्राम को सुनेगा, लेकिन आप लोगों का इतना सारा प्यार पाकर मुझे सच में अपनी खुशनसीबी का यकीन नहीं होता। और दोस्तों, क्या आपको भी बहुत प्यार है सृजन से? क्या आपको भी बहुत प्यार है रेडियो मानव रचना से? आप मुझे बता सकते हैं, मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं SMS करके 8010781078 पर, या फिर 9811514098 पर। आई रिपीट 9811514098 पर, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं mishramadhuri@rocketmail.com पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanvrachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। So, keep listening Radio Manvrachna 107.8 FM. Feel good, feel live. चांदनी रातें प्यार की बातें खो गई जाने कहाँ। चांदनी रातें प्यार की बातें खो गई जाने कहाँ। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। आती है सदा तेरी टूटे हुए तारों से, आहट तेरी सुनती हूँ खामोश नज़ारों से। भीगी हवा बूंदी घटा कहती है तेरी कहानी। तेरे लिए बेचैन है शोलों में लिपटी जवानी। सीने में बल खा रहा है धुआं, सुन जा दिल की दास्तां। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। चांदनी रातें प्यार की बातें खो गई जाने कहाँ। लहरों के लबों पर है खोए हुए अफसाने। गुलजार उम्मीदों के सब हो गए वीराने। तेरा पता पाऊं कहाँ, तूने है सारे ठिकाने। जाने कहाँ गुम हो गए जाके वो अगले जमाने।
जहां, सुन जा दिल की दास्तां।